Welcome students, welcome to Know Your English. And I'm going to explain today the first poem of class 10th, Dust of Snow. बच्चों ये बहुत हाईली सिंबॉलिक पोएम है, मतलब ये बहुत बड़ा मैसेज देती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी एक बहुत छोटी सी पोएम है, छोटी छोटी सी चार लाइनों के 2 स्टैंजाज इसके अंदर हैं, लेकिन इस पोएम का मैसेज बहुत बड़ा है। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ लॉकडाउन पीरियड में। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है, सबके बिजनेस बंद है, मैंने इंस्टीट्यूट बंद किया हुआ है। तो हम सब सोच सकते हैं कि यार बिजनेस नहीं चलता, सभी अपसेट हैं, इनकम नहीं हो रही है, सबके मन पे एक टेंशन, एक दुख है। एक दिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसने ये पोएम लिखी है, ये कहता है कि इसके मन पे भी ऐसा एक दिन दुख था, उदास था ये, और बर्फ गिर रही थी। जिस कंट्री का ये पोएट है वो बहुत ठंडा कंट्री है, वहाँ अक्सर बर्फ गिरती रहती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा। और जो बर्फ है स्टूडेंट, स्नो जो है, जब वो गिरती है तो धरती से कुछ पैदा नहीं होता, सब कुछ शांत, सब कुछ खत्म होता है, हर तरफ बस शांति, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, एक्टिविटीज़ बंद होती हैं। जानवर हों या पशु पक्षी हों, सब अपने अपने घरों में, घोंसलों में, बिलों में बंद पड़े होते हैं। तो जो स्नो है वो एक सिंबल है उदासी का, इनएक्टिविटी का, तकलीफ का, ट्रबल, प्रॉब्लम। पोएट एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, पेड़ है हेमलॉक का। हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री होता है, हल्का सा पॉइजन होता है उसमें। उसके नीचे पोएट बैठा हुआ है, बर्फ गिर रही है, पेड़ के ऊपर भी गिर रही है, जमीन पर भी गिर रही है, और कुछ बर्फ पोएट के ऊपर भी गिर रही है, और सब कुछ इनएक्टिव है। और पोएट उदासी महसूस कर रहा है, शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो दुखी है, उसके मन में कोई चिंता है, मन में उसके टेंशन चल रही है, या बुरे ख्याल चल रहे हैं, बुरी बात चल रही है। इसी टाइम पेड़ के ऊपर एक क्रो, एक कौवा भी बैठा हुआ होता है, उसके ऊपर भी बर्फ गिर रही होती है। लेकिन पोएट अपने और उस क्रो के बीच में एक कंपैरिजन करता है। पोएट कहता है कि मेरे ऊपर तो बर्फ गिर रही है, मैं तो उस बर्फ को अपने ऊपर झेल रहा हूँ, ठीक है, अब गिर रही है, क्या कर सकते हैं, रोक थोड़ी सकते हैं बर्फ को। लेकिन कौवा ऐसा नहीं सोचता है, क्रो ऐसा नहीं सोचता है। उसे पता है कि स्नो को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हटा तो सकते हैं। तो क्रो उसी टाइम जब उसके ऊपर स्नो गिरती है, वो जर्क करके अपने ऊपर से स्नो को हटा देता है, और वो जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, यानी कि स्नो के कण, स्नो की धूल, वो नीचे आकर के उस पोएट के ऊपर गिरती है। पोएट उस क्रो को देखता है, पोएट को एक बड़ा गहरा मैसेज मिलता है। पोएट कहता है कि यार, एक क्रो होकर के, एक मामूली सा पक्षी होकर के, इसमें इतनी समझ है कि इसके ऊपर बर्फ गिरी, यानी इसको कोई ट्रबल हुई, कोई तकलीफ हुई, तो इसने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसने उसको अपने ऊपर रहने नहीं दिया, उसने उसको एक झटके में जर्क करके हटा दिया, और कहता कि मैं तो इंसान हूं, लेकिन मैं तो अपने ऊपर उदासी ओढ़ करके, अपने मन में सैडनेस रख करके बैठा हुआ, तो मैं तो इस पक्षी से भी गाया बीता हूं, बुरा हूं। तो तभी पोएट को एक मैसेज मिलता है। पोएट भी अपने मन से उदासी, बुरे ख्याल हटा देता है, दिल से हटा देता है, दिल का उसका बोझा हटा देता है वो, और वो भी खुश हो जाता है और अपने काम पर चल देता है, और कहता है कि इस क्रो ने वो थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरा करके मेरे को एक गहरा मैसेज दिया, और दिन तो मैं अपना बाकी का पहले ही खराब कर चुका था, लेकिन जो बाकी बचा हुआ मेरा दिन का हिस्सा था, वो खराब होने से बचा दिया, और मैंने कुछ अब बाकी बचे हुए टाइम में अच्छा कर लूंगा। पढ़ते हैं इस पोएम को, छोटी सी पोएम है जो मैंने बताया है, देखते हैं पोएट ने किस वर्ड में, किस लैंग्वेज में लिखा है। छोटा सा पहला स्टैंजा, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। बच्चों, शेक मतलब होता है झड़कना या हिलाना, या शेक जैसे हैंड शेक करना,
सेकंड फॉर्म शुक, यानी झटक दिया, झटका मार के हटा दिया, गिरा दिया. सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, उस तरीके से जिससे कि एक क्रो ने शेक करके मेरे ऊपर गिरा दिया. क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की कुछ कण, धूल के कण. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से जिसके नीचे बैठा हुआ था. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड दिया, यानी कि मेरा मूड बदल दिया, मेरे दिल का बोझा हटा दिया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. रूड का मतलब कि कुछ बुरा होना, कुछ ऐसा करना जिस पर आप पछताओ, कुछ उदासी बुरा, कुछ गलत, बेकार, जो अच्छा ना हो, खराब कर देना. तो कहता है कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और कहता है कि ऐसे दिन का मेरा कुछ हिस्सा तो कम से कम बचा लिया जो कि मैंने रूड कर दिया था, बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया था, मिटा दिया था. जो इस पोयम में स्टेंजास भी आ सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछे इस पोयम में से, आंसर सबका एक कॉमन आंसर ही है कि इस पोयम का मैसेज क्या है, वही बताना है हमें. कि दिस पोयम द डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स अस अ डीप मैसेज. एक डीप मैसेज देता है कि वी शुड नॉट लेट दैट, वी शुड नॉट लेट, या वी शुड नॉट अलाउ सैडनेस और बैड थॉट्स ओवरकम अस, ओवरपावर अस. हमें बुरे ख्यालों को, उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ. लाइक द क्रो डिड, जैसे कि क्रो ने किया था, बाय शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, कि उसने डस्ट ऑफ स्नो को शेक ऑफ कर दिया था. वी शुड ऑल्सो रिमूव आवर सैडनेस, आवर बैड थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड, फ्रॉम आवर हार्ट, एंड फील हैप्पी, और खुश महसूस करना चाहिए. सो देन इन दिस वे वी विल सेव आवर टाइम फ्रॉम वेस्टिंग अवे, अपने टाइम को हम वेस्ट होने से बचा लेंगे. फ्रॉम रूइनिंग अवे, बर्बाद होने से बचा लेंगे. छोटी सी पोयम थी बच्चों. पोयम में एक और चीज भी अक्सर पूछी जाती है, दैट इज राइमिंग स्कीम. राइमिंग का मतलब होता है तुकबंदी, आवाज. एक आवाज को हम ए बोलते हैं, दूसरी आवाज को बी बोलते हैं, तीसरी आवाज को सी बोलते हैं, और जो आवाजें इनसे मिलती जुलती हैं उन्हें हम यही नंबर अल्फाबेट्स देते जाते हैं. मतलब जो आवाज ए के जैसी होगी वो जितनी बार भी आएगी उसे हम ए बोलेंगे, जो आवाज बी के जैसी होगी उसे हम हर बार बी बोलेंगे. ये छोटी छोटी चार लाइनों के 2 स्टेंजास की एक पोयम है. तो जनरली क्या होता है, जो अच्छे पोएट्स होते हैं वो एक ही जैसी तुकबंदी, यानी एक ही जैसी राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हैं. तो हम देखेंगे इसमें कि जो राइमिंग स्कीम पहले स्टेंजा की होगी वो ही राइमिंग स्कीम दूसरे स्टेंजा की भी होगी. और आप आगे बड़ी बड़ी पोएम्स में भी देखोगे कि जो अच्छे पोएट्स होते हैं, अगर उन्होंने कोई एक राइमिंग स्कीम फॉलो करी है तो वो राइमिंग स्कीम उनके हर एक स्टेंजा में नजर आती है. और अगर पोएट ने कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर तो राइमिंग स्कीम का बात ही नहीं है. तो लेट्स सी इसमें राइमिंग स्कीम किस तरह से है. पहले लाइन में है द वे अ क्रो, साउंड आता है क्रो, ओ, इसे हम ए बोलते हैं. सेकेंड लाइन में शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर, मी साउंड आता है, डिफरेंट साउंड है क्रो से मी, तो इसे हम बोलते हैं बी. थर्ड लाइन में द डस्ट ऑफ स्नो, ये पहले इसके जैसा ही साउंड है, क्रो, स्नो, तो पहले को हमने ए बोला था, इसे भी ए बोलेंगे. और लास्ट लाइन में फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये मी से राइम करता वर्ड है, मी ट्री, तो मी को बोला बी, तो इसे बोलेंगे बी. तो इस तरह से इस पहले स्टेंजा की हमारी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी, क्रो, मी, स्नो, ट्री. और देखो सेकेंड स्टेंजा में भी यही राइमिंग स्कीम आपको मिलेगी. सी सेकेंड स्टेंजा का पहला जो वर्ड, जो लास्ट वर्ड है वो है हार्ट, तो हम इसे ए बोल देते हैं. अगला है मूड, नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड मूड, इसे हम बी बोल देते हैं.
थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है पार्ट, हार्ट से राइम कर रहा है, हार्ट पार्ट, इसे भी ए बोलेंगे। और लास्ट वर्ड लास्ट लाइन का है रूड, ये मूड से राइम कर रहा है, इसे हम बी बोलेंगे। तो हार्ट, मूड, पार्ट, रूड, ए बी। तो इस स्टैंजा की भी राइमिंग स्कीम है ए बी। इस तरह से राइमिंग स्कीम आप डिटरमाइन कर सकते हो, बता सकते हो। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। इस पोयम से अगर आपको कोई और डाउट बचता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोयम के साथ मिलेंगे। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ और मैं करने की सोच रहा था यूट्यूब वीडियो पर। ये तो पोयम 10th क्लास की है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 10th में भी आता है बाय द वे, 11th में भी कभी कभी पूछ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं बच्चों, जिसमें लैंग्वेज की खूबसूरती की बात की जाती है, वैसे ही इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं अपना अगला वीडियो कोशिश करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही बनाऊँ, इंटरेस्टिंग तरीके से। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना अच्छा भी है, नंबर भी दिलाता है, और एक एक्स्ट्रा नॉलेज तो डेफिनेटली हो ही जाती है। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। See you next time in the next video. Maybe about class 9, class 10th, 11th or 12th or the college students.